वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश कर दिया है और यह उनका लगातार 9वां बजट भाषण रहा। इस बजट में सरकार ने एक तरफ आम आदमी को राहत देने का दावा किया है तो दूसरी तरफ लग्जरी, तंबाकू और निवेश पर सख्ती दिखाई दी। कैंसर की दवाएं सस्ती, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स में कटौती, ईवी और सोलर को बढ़ावा। लेकिन सवाल ये है कि आपकी जेब पर इसका असली असर क्या पड़ेगा। इस बजट में छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई। क्या वाकई बजट 2026 आम जनता के लिए राहत वाला बजट या फिर सिर्फ बड़े उद्योगों के लिए फायदे का सौदा? देखिए इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश करते हुए अपने कार्यकाल का लगातार 9वां बजट भाषण पढ़ा और इस बजट के जरिए सरकार ने साफ संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर को नई दिशा देने की तैयारी है। बजट 2026 में सबसे बड़ा फोकस कस्टम ड्यूटी में बदलाव पर रहा, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। सरकार ने कई जरूरी चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर उन्हें सस्ता किया है, जबकि तंबाकू, लग्जरी और विदेशी उत्पादों को महंगा किया गया। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 24 दवाइयों को पूरी तरह ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, जिससे इलाज और भी सस्ता होगा। वहीं व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले पैनल और कई कंपोनेंट्स पर ड्यूटी घटाने से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते हो गए। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए लिथियम, कोबाल्ट और बैटरी कंपोनेंट्स पर टैक्स घटने से आने वाले समय में ईवी और बैटरी की कीमतों में राहत मिल सकती है। चमड़े के जूते, कपड़े और खेल उपकरणों पर भी टैक्स कटौती से मध्य वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं सोलर सिस्टम, सीएनजी और एविएशन सेक्टर में टैक्स छूट से स्वच्छ ऊर्जा और हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के दावे किए गए। वहीं दूसरी तरफ सिगरेट, पान मसाला, विदेशी शराब, लग्जरी घड़ियां, महंगे कपड़े और परफ्यूम पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। सोना चांदी पर आयात शुल्क बदलाव और F&O पर STT बढ़ने से निवेश महंगा हो सकता है। वहीं बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने, रिवाइज्ड रिटर्न की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाने, विदेश पैसे भेजने पर TCS घटाने जैसे बदलाव किए गए। इसके साथ ही सरकार ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों में विकास के लिए 12.2 लाख करोड़, 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब, 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की घोषणाएं की हैं। वहीं केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं, छात्राओं और किसानों के सशक्तिकरण पर खास जोर दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब देश के हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे घर से दूर पढ़ने वाली बेटियों को सुरक्षित रहने की सुविधा मिलेगी और पढ़ाई बीच में छोड़ने की मजबूरी खत्म होगी। इसके साथ ही महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शी मार्ट शुरू किए जाएंगे, जहां महिलाएं अपने उत्पाद सीधे बेच सकेगी। वहीं किसानों के लिए कृषि में विविधता लाने, नारियल, काजू, कोको, अखरोट और चंदन जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। वहीं सरकार का दावा है कि इन फैसलों से महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगार और किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी होगी। वहीं इसी बजट में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल के लिए माइनिंग कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान हुआ, जिस पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथ बेचने की तैयारी कर रही है और राज्य को बजट में कुछ भी ठोस नहीं मिला। देखिए, मैं उसी चीज को तो कह रहा था कि इस सरकार, मोदी सरकार के बजट में न कोई महंगाई कम करने के लिए कोई उल्लेख है, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कोई एग्रीकल्चर सेक्टर और न ही मनरेगा जैसे योजनाओं को नाम बदलना, बंद करना। तो यहां आम जनता, गरीब के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, लगातार कमजोर हो रहा है। आज रुपया 92 पहुंच गया, मतलब सोच सकते हैं कि देश की हालात किस ओर जा रही है। तो सवाल ही नहीं है।
इसलिए कहीं ना कहीं कि ये मोदी सरकार के बजट आते साथ ही शेयर मार्केट गिरना मतलब है कि देश की आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। उसी का नतीजा है कि शेयर मार्केट बजट आते साथ ही गिरना शुरू हो गया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक बजट बताया है। आज भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का आम बजट कर्तव्य भवन में पहली बार प्रस्तुत हुआ है और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर, और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आज कर्तव्य भवन से प्रस्तुत इस बजट में 3 कर्तव्य के तरफ विशेष फोकस किया गया है, जिसमें पहला है आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाना, दूसरा है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा है सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना। और इस बजट में वित्त मंत्री जी ने देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उनका फोकस है। और इस बजट से हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत ही लाभ होने वाला है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। किसानों की आय कैसे बढ़े, खेती का व्यवसाय कैसे बढ़े, इसके लिए बजट में उपाय किए गए हैं। और एआई के माध्यम से भी खेती कैसे बढ़े, इसलिए एआई पर भी फोकस किया गया है। साथ ही कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष फोकस है। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की पहल पर ग्रामीणों को स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प में काम करने के अवसर दिलाने के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। युवाओं के रोजगार के लिए भी इस बजट में विशेष फोकस किया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। 10,000 गाइड लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसका सीधा सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को होगा, जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह बजट 2047 तक देश को विकसित बनाने का रोड मैप है। हमारे पार्टी के संगठन के रचनानुसार दिए गए दायित्व के तहत मैं संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में सभी हमारे अंबिकापुर के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, सीए, व्यापारी साथी, चैम्बर के साथी, जनप्रतिनिधिगण सबके साथ बैठ करके मैं बजट का श्रवण किया और हम सब यहाँ उपस्थित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। और आज हमने निर्मला सीतारमण जी, देश की नारी शक्ति की प्रतीक, जिन्होंने 9वें बार लगातार बजट प्रस्तुत किया, जो भारत देश में लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता के साथ, भारत देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार तेजी से काम कर रही है और एक स्पष्ट विजन के साथ 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ ये सरकार काम कर रही है। और हर बजट दर बजट उस विजन की ओर एक एक बड़े कदम के रूप में एक एक बजट को आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन है 2047 का, उसका मिड टर्म टारगेट्स भी हैं और एक शॉर्ट टर्म टारगेट के रूप में, ईयरली टारगेट के रूप में, एक वर्ष के टारगेट के रूप में हर बजट को आप देख सकते हैं। अगर
क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात होती है, एआई मिशन की बात होती है, वाटरवेज को आगे बढ़ाने की बात होती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात होती है, हाई स्पीड रेलवे की बात होती है। तो इन सबसे स्पष्ट होता है कि विकसित भारत की ओर किस तरह से भारत एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। और कैपेक्स पे जहां तक पूंजीगत व्यय है, उस पर ऐतिहासिक वृद्धि बजट दर बजट नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यकाल में देखने को मिला है। विशेषकर मैं भारत के हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि इस साल के पहले की अगर मैं बात करूं 11 सालों की, तो रेलवे क्षेत्र में पूंजीगत व्यय मोदी जी के 11 साल में 22 गुना वृद्धि हुई है। पहले 10 साल में डबल हो जाए तो 2 गुना हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, 22 गुना की वृद्धि हुई है। इस तरह के ऐतिहासिक काम विकसित भारत की ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार निर्मला सीतारमण जी के वित्तीय क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ा रही है। और साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए भी मोदी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इन 11 सालों में 25 करोड़ से अधिक लोग बीपीएल की कैटेगरी से, गरीबी रेखा के से अपने जीवन में बाहर आ पाए हैं। दुनिया भर की स्टडीज इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो एक और तीव्र आर्थिक गति के साथ विकसित भारत बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर गरीबी निवारण के लिए प्रयास कर रही है। और मैं इसके लिए इस तरह के शानदार बजट, दूरदर्शी बजट, विजनरी बजट, विकसित भारत के एक रोड मैप के रूप में इस बजट को देखता हूं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को, पूरे भारत सरकार को हम सभी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बेहद निराशाजनक है और प्रतिगामी इसका असर दिखाई दे रहा है बजट का। न कृषि क्षेत्र में, न औद्योगिक क्षेत्र में, न ही रोजगार के क्षेत्र में, न ही मजदूरों के लिए, कुछ भी नहीं है इस बजट में। और यही कारण है कि जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिर गया है। चाहे निफ्टी हो, चाहे दूसरे जो मार्केट हैं, वो सब धराशायी हो चुका है। तो इस बेहद निराशाजनक है बजट। मिडिल क्लास के लिए कुछ है इस बजट? इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो स्लेब है वो जस के तस रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस किया नहीं गया, उसमें कोई छूट नहीं मिली है। अब तक की बजट अभी अब ये है कि शराब महंगी हो गई है और मछली सस्ता हो गया है, बस यही बजट में दिखता है, इसमें और कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ को भी अब तक की बजट में कुछ नहीं मिला। देश में किसी को कुछ नहीं मिला, तो छत्तीसगढ़ को अडानी के लिए छोड़ दिया गया है। वो आएंगे, आते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और अडानी के लिए जगह तैयार करके, तो वही चल रहा है। सरकार जो है अब शराब जो है शीशे की बोतल की जगह, सरकार जो है छत्तीसगढ़ की सरकार शीशे की बोतल की जगह प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने की तैयारी कर रही है। नहीं आपका बदलाव किया? एक तो दुकानें बढ़ा दी और शराब अब महंगी भी हो गया है, तो इसका मतलब है अवैध शराब और बढ़ेगा छत्तीसगढ़ में। कुल मिलाकर बजट 2026 एक तरफ जहां आम आदमी को सस्ती दवाइयों, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा में राहत देने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ इस बजट ने छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सियासी बहस और सवाल भी खड़े कर दिए। क्या ये विकास सबके लिए या फिर सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए? तो कुल मिलाकर बजट 2026 में सरकार ने इलाज, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी को सस्ता और नशा, लग्जरी और सट्टा निवेश को महंगा करने का संदेश दिया है। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें।